ईरान को लगा उसने जीत ली है। राष्ट्र ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हजारों हमले झेले और उसकी होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से तेल कीमतें इतनी बढ़ गई कि अमेरिका को बातचीत करनी पड़ी। दुष्ट शासन अभी भी था और जल्द ही ईरान के मुल्लाओं के लिए सब सामान्य हो जाएगा। फिर पहाड़ फट गए और सब कुछ बदल गया। ईरान के शासन को अमेरिका की नहीं बल्कि किसी और चीज की चिंता करनी होगी। कुछ और आने वाला है। 5 कुर्द सेनाएं शासन को मिटाने आ रही हैं। अब अंदरूनी खतरा ऊपर से आने वाली आग से भी ज्यादा घातक है। ये सब ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के भीतर मौतों की खबरों से शुरू हुआ था। 30 जून को खबर आई कि पिछले कुछ दिनों में ईरान में कई सशस्त्र झड़पें हुई थी, जिनमें 4 ईरानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में IRGC के 2 सदस्य भी थे, जैसा जेरूसलम पोस्ट ने बताया, जिन्हें ईरानी अधिकारी पहले ही सशस्त्र आतंकवादी हमले बता रहे हैं। लेकिन इन हमलों की जगह पर ध्यान देना जरूरी है। दोनों IRGC सदस्य पावेह में मारे गए, जो ईरान के करमनशाह प्रांत का सीमावर्ती शहर है। 2 अन्य पुलिस अधिकारियों की बाने में हुई गोलीबारी में लगी चोटों के कारण मौत हुई, जो ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में है। रिपोर्ट के अनुसार महाबाद और मारीवंद में भी झड़पें हुई हैं। ये स्थान महत्वपूर्ण है। ये सभी घटनाएं पश्चिमी ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई, जहां कुर्द लोग रहते हैं और दूर दूर तक फैली थी। महाबाद और मारीवंद लगभग 230 किलोमीटर दूर हैं और इनके बीच बानेह स्थित है। पावेह मारीवंद से 100 किलोमीटर दक्षिण है, लेकिन ये सब कुर्द क्षेत्र या उसके आसपास है। यही वह कड़ी है जो सबको जोड़ती है। इस समय ईरान में कुछ हो रहा है। जैसे जैसे इन शुरुआती हमलों के बाद समय बीतता गया, पश्चिमी ईरान के पहाड़ों में क्या हो रहा है, इस बारे में और जानकारी सामने आई है। अफवाहें सामने आ रही हैं कि ये 4 हमले अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये जाग्रोस पर्वत क्षेत्र के 200 किलोमीटर से भी अधिक इलाके में फैले हुए हैं और ये एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें हमले उन इलाकों में हो रहे हैं जहां कुर्द लड़ाके दशकों से सक्रिय हैं। ये ईरान सरकार के भविष्य की झलक है। कुर्द, जिन पर उस हुकूमत ने लंबे समय तक अत्याचार किए हैं, अब लगता है कि उन्होंने आखिरकार एकजुट होकर अपने कदम उठा लिए हैं और अब वे अपने इलाकों में IRGC और अन्य ईरानी अधिकारियों के खिलाफ संगठित हमले कर रहे हैं। ईरान के लिए और बुरा यह है कि कुर्दों ने कथित तौर पर पहले ही एक बड़ी हस्ती को ढेर करने का दावा कर दिया है। 30 जून को ठीक उसी समय जब ये 4 हमले हो रहे थे, ईरान वायर ने केरमानशाह प्रांत के हाईवे पर हुई एक अजीब घटना की रिपोर्ट की थी। 29 जून को मोहम्मद अकबरजादेह की गाड़ी के पलटने की खबर आई थी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के कुछ घंटे बाद अकबरजादेह की मौत हो गई। यह क्यों महत्वपूर्ण है? अकबरजादेह रियर एडमिरल 2nd क्लास थे और IRGC नौसेना में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि कार्यालय के राजनीतिक उप प्रमुख थे। दूसरे शब्दों में, वो वही हाई प्रोफाइल शख्सियत थे जिन्हें कुर्द मिलिटेंट्स निशाना बना सकते थे अगर वे IRGC और ईरान की हुकूमत को सत्ता से हटाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। ईरान दावा करता है कि यह सिर्फ एक हादसा था। अकबरजादे की कार पलट गई, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यहां देखने लायक कुछ नहीं है। ईरान के उच्च अधिकारियों की कार दुर्घटनाओं में मौत की अजीब प्रवृत्ति है और इनका समय भी काफी संयोगपूर्ण है। किरमान ईरान के दक्षिण पूर्व में है और कुर्द क्षेत्रों के हमलों से दूर है, लेकिन जब IRGC और ईरान के सुरक्षा बल कुर्दों से लड़ रहे हैं, तब इसके एक बड़े अधिकारी की मौत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि ये घटनाएं आपस में जुड़ी लगती हैं। ईरान की मौजूदा स्थिति केवल कुछ कुर्द बागियों की स्थानीय छिटपुट आक्रामकता नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो कुर्दों के लिए ईरान सरकार के खिलाफ खड़े होने का यह सबसे अच्छा समय है। IRGC का कहना है कि ये आतंकवाद और छिटपुट आक्रामक घटनाएं हैं को दबा दिया जाएगा। अगर हम उस बयान के पाखंड को नज़रअंदाज करें जो एक आतंकवादी संस्था से आया है, तो IRGC ने जवाब देने की कोशिश की। ईरान इंटरनेशनल की 30 जून की रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने दावा किया कि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा के पास महाबाद और पीरान शहर के बीच पहाड़ों में झड़प के दौरान
6 सशस्त्र लोगों को मार गिराया। यह कुर्द क्षेत्र है। IRGC के अनुसार 6 लोगों की टीम हथियार और सैन्य उपकरण के साथ तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जा रही थी। इसे IRGC की जीत नहीं मानना चाहिए, ये एक संकेत होना चाहिए। ईरान को अपनी चपेट में ले चुके युद्ध में एक नया मोर्चा खुल रहा है, लेकिन इसे अमेरिका नहीं खोल रहा। ईरान के कुर्द अब हमले पर उतर आए हैं और ये शुरुआती झड़पें सिर्फ शुरुआत है, जो उस बड़े संकट का संकेत है जिसे IRGC नहीं संभाल पाएगा। न्यूज़वीक के मुताबिक नॉर्वे की हेंगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि पावे पर हमला कुर्द समूह कोरी हीवा ने किया, जिसका अर्थ है आशा का बेटा। संगठन का कहना है कि समूह नया है और ये IRGC के सामने इकलौती सेना नहीं है। महाबाद घटना में मारे गए 4 लड़ाके कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी यानी PJAK विद्रोही समूह के सदस्य थे, यह PJAK ने कहा है। यह सार्वजनिक घोषणा अपने आप में बहुत कुछ बताती है। PJAK साफ कह रहा है कि उसके लड़ाके IRGC से लड़ रहे हैं, लेकिन यह तथ्य कि IRGC को एक साथ कई अलग अलग समूहों से निपटना पड़ रहा है, शासन के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है। यह सहयोग, समन्वय, एकजुटता का संकेत देता है। अगर ये सब एक साथ हो रहा है तो ये दिखाता है कि ईरान में कुर्द क्षेत्र पर नया मोर्चा खुल रहा है। एक नया मोर्चा उभरा है जिसमें 5 अलग अलग सेनाएं एकजुट हो गई है। लेकिन हम उस पर वापस आएंगे। अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं वह यह है कि ईरान को उसी की दवा की भारी खुराक दी जा रही है। सालों से शासन ने पहाड़ों में कुर्दों को दबाया है और प्रतिरोध हमेशा रहा है। अब वह प्रतिरोध ऐसा रूप ले रहा है जिसे ईरान का शासन जानता है कि वो इसे संभाल नहीं सकेगा। दीवार पर लिखा साफ दिख रहा है और नए सर्वोच्च नेता मोहम्मद खामनेई भी जानते हैं कि शासन को कुर्द खतरे से निपटने के लिए व्यवस्थित करना होगा। खामनेई का अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ताओं के प्रति रवैया हमें यह सब बता देता है कि इस समय उनका ध्यान किस ओर है। 18 जून को अल जजीरा ने बताया कि खमेनेई ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि वे शुरू में इससे असहमत थे। खामनेई ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मतभेद के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर किए ताकि ईरानी राष्ट्र और प्रतिरोध मोर्चे के अधिकारों की रक्षा हो सके। अब हम एक बिल्कुल अलग कहानी उभरते हुए देख रहे हैं, एक कहानी जिसमें खामनेई और IRGC को सभी संसाधन आने वाले युद्ध पर केंद्रित करने हैं, न कि अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध पर। अब अमेरिका ईरान की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अब कुर्दों ने ये भूमिका संभाली है। हम बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और कुर्द विद्रोह की ये चिंगारियां ईरान के लिए आगे क्या अर्थ रख सकती हैं। संभव है अमेरिका की भी इसमें चौंकाने वाली भूमिका हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये है द मिलिट्री शो, जो सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप देख सके कि हमारे पास आगे क्या आने वाला है। तो कुर्दों का खतरा, क्या यह सच में ईरान की हुकूमत के लिए उतनी ही बड़ी समस्या है जितना कि इन हमलों की लहर से लगता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ईरान की हुकूमत और उन कुर्दों के बीच के इतिहास में थोड़ा और गहराई से जाना होगा जिन्होंने जाग्रोस पहाड़ों को अपना घर बनाया है। वो इतिहास सुखद नहीं है। ईरान की आबादी का 10 से 12% हिस्सा कुर्दों का होने के बावजूद उन्हें ईरान की हुकूमत द्वारा लगभग उसी वक्त से सताया गया है जब से पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सत्ता में आए थे। उन्हें हमेशा खतरे के रूप में देखा गया है। कुर्द लोग 4 सदियों से जाग्रोस पहाड़ों में रह रहे हैं और भले ही सालों से ईरान की अलग अलग सरकारों के साथ उनका किसी न किसी तरह का टकराव रहा हो, लेकिन 1979 में बुजुर्ग खोमेनी द्वारा घोषित किया गया जिहाद इस बात का सबसे बड़ा संकेत था कि ईरान की हुकूमत उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। 1980 के दशक से लेकर आज तक ईरान की हुकूमत ने ज्यादातर कुर्द प्रतिरोध को काबू में ही रखा है। बेशक कुछ छिटपुट हमले हुए हैं, लेकिन लंबे समय तक कुर्द बिखरे रहे हैं और उनका प्रतिरोध संसाधनों की कमी से जूझता और बटा हुआ रहा है, जिससे ईरान की हुकूमत के लिए नियंत्रण बनाए रखना आसान हो गया। लेकिन हुकूमत और IRGC सिर्फ नियंत्रण नहीं चाहते। जैसा कि जेनोसाइड वॉच ने नवंबर 2025 के एक लेख में बताया था, ईरान में कुर्दों पर ईरान द्वारा उनकी स्वायत्तता सीमित करने और उन्हें
उस ईरानी संस्कृति में समाहित करने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं, जिसे हुकूमत ने बनाया है। जब भी कुर्दों ने इन सब के बारे में आवाज उठाई है तो नतीजा हमेशा ही बेरहम दमन रहा है। ईरान की हुकूमत ने कुर्द राजनीतिक समूहों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिससे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में कुर्दों की आवाज दबा दी जाती है। नागरिक नेताओं को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे वे सामाजिक साधन छीन लिए जाते हैं, जो ईरान में कुर्दों को किसी भी तरह का शांतिपूर्ण विरोध संगठित करने की अनुमति देते। ईरान में कुर्द प्रतीकों पर प्रतिबंध है और कुर्द भाषा पर भी रोक लगी हुई है। जेनोसाइड वॉच के अनुसार ईरानी शासन का कुर्द आबादी के प्रति रवैया मनमानी गिरफ्तारियां, यातना, निगरानी और भारी मात्रा में मौत की सजा देना शामिल है। यही पृष्ठभूमि हम अभी ईरान में देख रहे हैं। यही वजह है कि कई लोगों ने ये सुझाव दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद तो आखिरकार कुर्द विद्रोह ही ईरान के शासन का असली अंत लाएगा। मार्च की शुरुआत में अटलांटिक काउंसिल और CFR ने अटकलें लगाईं कि क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत ईरान के कुर्दों को शासन के खिलाफ चुनौती देने के लिए प्रेरित कर सकता है। CFR ने कहा कि अमेरिकी अभियान खत्म होने पर ईरान शासन उन समूहों पर कार्रवाई करेगा जो देश में खतरा बन सकते हैं। कुर्द शायद सबसे प्रमुख समूह हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, और यही वह प्रेरणा है अगर और किसी की जरूरत हो विद्रोह शुरू करने के लिए। कुर्द सरकार का विरोध जारी रख सकते हैं और लड़ाई हो सकती है। अन्य देशों के कुर्द अपने ईरानी भाइयों का समर्थन करने अक्सर आते हैं। CFR ने कहा, काफी कुछ वॉशिंगटन की इस इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह साथ रहे और ईरान को बदला लेने से रोके। हम वॉशिंगटन की भूमिका पर जल्द लौटेंगे। अटलांटिक काउंसिल ने अपने आकलन में एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, यह बताते हुए कि ईरान में विभिन्न कुर्द सशस्त्र प्रतिरोध समूह भले ही वे कभी विभाजित रहे हों, लेकिन वे बिल्कुल भी असहाय नहीं हैं। इन संगठनों की सशस्त्र शाखाएं राइफल, RPG और मोर्टार से लेस है, जो ईरान सरकार के खिलाफ तैनात हो सकती हैं। कुर्द सुरक्षा बलों के पास भी कई विशेष अभियान इकाइयां हैं। उनमें से एक यूनिट आतंकवाद रोधी समूह को अमेरिका ने प्रशिक्षित किया है और उसके पास M4 कार्बाइन, नाइट विजन और स्नाइपर राइफल सहित उन्नत उपकरण है। क्षमता मौजूद है और भले ही कुर्द अल्पसंख्यक है, लेकिन 9 करोड़ की आबादी में उनका 10% होना दिखाता है कि मजबूत एकीकृत सेना के लिए पर्याप्त जनशक्ति है। लेकिन इससे हम उन 2 बातों पर आते हैं जिन्हें हमें देखना होगा कि जून के अंत में कुर्दों द्वारा किए गए हमले ईरान की सरकार के खिलाफ एक अधिक समन्वित युद्ध में कैसे बदल सकते हैं। अवसर और एकता, इनमें से पहला निश्चित रूप से आया है, और वह भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजह से। अमेरिका और इजराइल के हमले से कई भू राजनीतिक समस्याएं तो आईं, पर इससे ईरान की सरकार और IRGC कमजोर हो गई है। CBC रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान में 16,000 में से 13,000 लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया। इन लक्ष्यों में वायु रक्षा, युद्धपोत और कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे, जो IRGC और ईरान की सेना को संगठित रखने के लिए बेहद जरूरी है। आउटलेट के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद 50 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है और ईरान की सैन्य क्षमता अब कुल का 60-80% रह गई है। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार इस समूह की बढ़ती ताकत से IRGC को भंग करने पर चर्चा हो रही है। ये साफ नहीं है कि ये वाकई भंग होगा या सिर्फ रीब्रांडिंग, लेकिन इस पर चर्चा होना भी ईरान की सैन्य संरचना में अव्यवस्था दिखाता है। वह अव्यवस्था कुर्दों के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने के मौके पैदा करती है, जो कम से कम ईरान की शासन व्यवस्था को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, या अगर इसे अच्छी तरह से अंजाम दिया जाए तो यह उस शासन के पतन का कारण भी बन सकती है जो अभी भी खाई के किनारे पर डगमगा रहा है। ईरान की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस स्थिरता की जरूरत थी ताकि संगठित कुर्द प्रतिरोध को रोका जा सके, वह पहले ही बिखर रही थी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने 2026 में अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसकी शुरुआत कर दी थी। अब जब इतने सारे शासन और IRGC नेताओं की मौत हो चुकी है, तो ईरान के लिए
उन तरह की सख्त कार्रवाइयों का आयोजन करना मुश्किल हो गया है जिन्होंने इतने लंबे समय तक कुर्दों को दबा कर रखा था। हालांकि अवसर को एकता से जोड़ना जरूरी है, और यही हमें वापस उस बात पर ले आता है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हमने आपको बताया था कि ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए 5 कुर्द सेनाएं तैयार हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं थी। अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से कुछ दिन पहले कुर्दों में एक दिलचस्प घटना हुई। ईरानी कुर्दों की 5 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर ईरानी कुर्दिस्तान की राजनीतिक ताकतों का गठबंधन बनाने का फैसला किया। अटलांटिक की रिपोर्ट के अनुसार उन सभी 5 पार्टियों के पास सैन्य विंग है और वे सभी ईरानी कुर्दिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी यानी KDPI के समग्र नेतृत्व के तहत आने को तैयार दिखती है। लगता है इन पार्टियों को पहले से पता था कि ईरानी शासन को जड़ तक हिला देने वाली कोई चीज आने वाली है और वे इसका फायदा उठाने को तैयार थी। माना जाता है कि अमेरिका ने भी इन समूहों में से कई से 5 मार्च को संवाद किया था। उसी समय अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान और KDPI के नेताओं से बात की थी, जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। संयुक्त कुर्द पार्टियों ने, जिन्हें ईरानी शासन अवैध ठहराने की कोशिश करता रहा है, ईरानी सैन्य कर्मियों से उनके पक्ष में आने की अपील की। यह एक दिलचस्प मोड़ है। ईरान के शासन से असंतोष सिर्फ कुर्द आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। अगर कुर्दों का यह संयुक्त समूह दूसरों को भी अपने साथ ला सकता है तो ईरानी शासन के लिए यह एक गंभीर समस्या बन जाएगी। हम इसमें एकता और अवसर का मेल देखते हैं। ध्यान दें, ये कुर्द समूह अनुभवहीन नहीं है, ये हथियारबंद हैं और उनके सैन्य विंग के कई सदस्य अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। जो हम अब ईरान के जाग्रोस पर्वत क्षेत्र में देख रहे हैं वह एक खतरनाक रणनीति की शुरुआत हो सकती है जो ईरान के लिए भारी समस्याएं पैदा करेगी। कुर्द उन पहाड़ों को अच्छी तरह जानते हैं, निश्चित रूप से IRGC से बेहतर। संभव है कि एकजुट कुर्द उग्रवादी ईरान सरकार पर क्षेत्र से बाहर हमला कर रहे हैं ताकि IRGC को जाग्रोस पर्वतों में हमला करने के लिए उकसाया जा सके। अगर ऐसा है तो ईरान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वह टैंकों और मिसाइलों को ऐसी लड़ाई में लाएगा जहां दोनों ही बेकार साबित होंगे। कुर्द अपने पहाड़ों के सभी प्राकृतिक संकरे दर्रों को अच्छी तरह जानते हैं। वे बाहर आकर हमला कर सकते हैं, फिर पहाड़ों में लौट सकते हैं और ईरानी सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो पहले ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से तबाह है। उस सेना को धीरे धीरे कमजोर करो और शायद कमजोर हो चुका शासन भी उसके पीछे गिर जाए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र फिर अमेरिका की ओर ले जाता है, जिसकी ईरान शासन गिराने में अब भी भूमिका हो सकती है। अमेरिका जमीन पर सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन ईरान पर अपनी बमबारी से वह पहले ही एक विद्रोह की नींव रख चुका है। अब जो अमेरिका कर सकता है वो ये है कि कुर्दों को वो समर्थन दे जिसकी उन्हें काम पूरा करने के लिए जरूरत है। 4 मार्च से ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका यही कर रहा है। CNN ने रिपोर्ट किया कि जिन सूत्रों से उसने बात की उनका दावा था कि CIA कुर्द प्रतिरोध समूहों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि ईरान में जन विद्रोह को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसी बातें CIA की विशेषज्ञता है और अमेरिका पहले भी कुर्दों के साथ काम कर चुका है। संकेत है कि अमेरिका शायद कुर्दों के साथ काम नहीं करना चाहता। इस रिपोर्ट के महीनों बाद ट्रंप फैक्टर आया। 16 जून की एक रिपोर्ट में द कन्वर्सेशन ने कहा कि अमेरिका ने कुर्दों को छोड़ दिया है। ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया। कुर्द लोग बस लेते रहते हैं और कांग्रेस में उनकी अच्छी छवि है। कांग्रेस कहती है कि वे जमकर लड़ते हैं। वे तब जमकर लड़ते हैं जब उन्हें पैसे मिलते हैं। ट्रंप ने मई में व्हाइट हाउस से कहा, मैं कुर्दों से बहुत निराश हूं। हमेशा ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ट्रंप जो कहते हैं क्या वाकई वही उनका मतलब होता है, लेकिन जो हम अब ईरान में देख रहे हैं वो इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका फिर से कुर्दों के साथ है। ईरान के साथ शांति वार्ता फिर रुकी जबकि खामनेई ने अनिच्छा से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन शांति वार्ताओं के अंतिम रूप लेने से ईरानी शासन को कुर्दों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल जाएगा। संभव है कि अमेरिका शांति प्रक्रिया लंबी कर रहा है ताकि कुर्दों को समय मिल सके। यह अप्रत्याशित राजनीतिक चाल हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि कुर्द बल सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में
IRGC और ईरानी शासन के खिलाफ समन्वित हमले कर रहे हैं। संयोग? शायद। या ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है जिसमें अमेरिका छुपकर ऐसे समूह का समर्थन कर रहा है जिनका मकसद अब तक के मुकाबले सबसे कमजोर दमनकारी शासन को हटाना है। ईरान अकेला देश नहीं है जिसे अपनी जमीन पर समस्याएं हैं। हजारों किलोमीटर दूर पुतिन और उनके रूसी साथी ईरान के सहयोगी अपनी समस्याओं में उलझे हैं। चेचन्या में उत्तराधिकार संकट बढ़ रहा है जिससे पुतिन को देश में विद्रोह झेलना पड़ सकता है। हमारा वीडियो देखें तो इसका मतलब जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप दुनिया भर की ताज़ा भू राजनीतिक खबरें और विश्लेषण देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।